तो उन चीजों को हमें क्या करना है, जैसे हम लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं बेटा, जो आप पूछ रहे हो ना कि पेपर सॉल्व करने की ट्रिक क्या होती है, ये आप लोगों के लिए स्पेशल सेशंस करवाए जाएंगे पहले तो। प्लस आप अभी अभी जो टेस्ट दे रहे हो उनमें ये देखा करो कि जैसे आपको थोड़ा बहुत हिंट पता है किसी क्वेश्चन, फिर भी आपको आपको ये लग रहा है कि नहीं मुझे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही है, तो आप ये देखा करो सबसे पहले चारों ऑप्शंस में कि कौन सा गलत हो सकता है। अगर सही नहीं पता तो गलत देखो। फॉर एग्जाम्पल कि हमारा आया फोर्स की यूनिट पूछी है किसी ने, फोर्स की, ठीक है। अब हमें नहीं पता फोर्स की यूनिट क्या होती है, लेकिन ये हमें पता है कि उसमें मोल कभी नहीं आता, मोल जो होता है वो कभी नहीं आता, ये हमें पता है। मान लो एक ऑप्शन में किसी में मोल आया है, वो कभी नहीं आता, हमने वो क्वेश्चन वो ऑप्शन हटा दिया हमने कि भाई ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, कभी भी 100% हो ही नहीं सकता ये ऑप्शन तो। और एक ऑप्शन मान लो फॉर एग्जाम्पल आप आया है केजी, तो होता ही है ना उसमें भाई फोर्स की, केजी की फॉर्म में भी दे सकता है ना वो यूनिट। मान लो किसी में दे दिया कि फॉर एग्जांपल आपको दे दिया उसमें एम्पियर दे दिया, हाँ बिल्कुल बिल्कुल एम्पियर भी बोल सकते हैं। किसी एक ऑप्शन में एम्पियर का मल्टीप्लीकेशन दे दिया किसी, तो उसको भी हटा सकते हैं आप। मतलब आपको ये नहीं पता कि आंसर क्या है, लेकिन ये पता है कि ये तो पक्का नहीं होगा, ये तो पक्का नहीं होगा। कभी कभी सीधे रास्ते से आंसर ना निकाल के हमें उल्टे रास्ते से भी निकालना होता है। ये सारी ऐसी ऐसी ट्रिक्स होती हैं, काफी सारी ट्रिक्स होती हैं। तो इन चीजों को लिए आपका जब आप 12th में आओगे ना, जब 11th का सिलेबस खत्म कर दोगे, 12th आधा हो जाएगा। जैसे आप जेई के मेन, जैसे जेई के आपके जो मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, हाँ भाई अब आप लोगों के लिए 11th का 12th का जो मेन मेन इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं सारे खत्म हो चुके हैं, सबका रिवीजन हो चुका है। अब आपको तैयार करना है मैं जेई। तब आपकी अभी तो आप अपने कंसेप्ट लगाओगे, फिर आपको ट्रिक्स बताई जाएंगी, क्योंकि अभी से ट्रिक बताओगे तो आप हर जगह अप्लाई करोगे। वो ट्रिक्स आपको जो बताई जाएंगी ना, तो तब आपके लिए स्पेशल सेशंस करवाए जाएंगे, हाँ ऐसे ऐसे करके हमें। और ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन वही ट्रिक ही अप्लाई करती है, कभी कभी हमेशा ट्रिक काम नहीं, हमेशा ट्रिक काम नहीं करती, लेकिन हाँ ये होता है कि कभी कभी ऐसा होता है, क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई क्वेश्चन आंसर निकाल, जैसे दो दो होते हैं ना, जैसे कभी पूछा है यूनिट एंड डायरेक्शन, कभी कभी यूनिट एंड डायमेंशन दोनों चीजें पूछी हैं, ठीक है। अब हमने यूनिट निकाल ली, ओनली यूनिट निकाली, चार ऑप्शन देके उसमें एक ही यूनिट थी, ओनली एक ही ऑप्शन में वो आंसर आ रहा है जो हमने निकाला है, एक एक टर्म का। फॉर एग्जाम्पल अभी अभी जब स्क्रीन शेयर करूंगा ना तब बताऊंगा कैसे स्किप करते हैं ऑप्शंस को। थोड़ा सा क्लास का इशू रहता है ना इस वजह से कि यार सिलेबस भी आगे बढ़ाना होता है, इस वजह से हम ऐसी चीजें वो नहीं कर पाते डिस्कस आप लोगों से, जो ट्रिकी चीजें हैं। लेकिन हाँ उनके लिए जब स्पेशल सेशन किए जाएंगे ना, तो हम सब लोग आपके साथ होंगे, तो आपके साथ ये सारी चीजें शेयर की जाएंगी। यू डोंट वरी, इसके लिए आप टेंशन बिल्कुल भी ना लें, सारी चीजें आपके लिए तैयार रहेंगी। बस आप हम जो बोलते हैं क्वेश्चन वगैरह सारी चीजें टाइम से करते जाओ बस। समझ रहे हो ना? यस सर। यस सर। कर सकते हैं जैसे असाइनमेंट जो भी मिल रहे हैं, क्वेश्चन जो भी मिल रहे हैं। तो अच्छा इसी बात पे बताओ, कल जो मैंने क्वेश्चन दिया था एक किया किसी ने? यस सर। क्या आंसर आया उसका? सर पहले का सर √8 और एंगल निकला सर 1045। और अच्छा दूसरे का √11 और एंगल 1030। और तीसरे का √162 एंड एंगल 1045। कहाँ तक हुआ था कल हमारा? सर कल 3 क्वेश्चन कहाँ तक हुआ था हमारा? पैरेललोग्राम लॉ। अच्छा पैरेललोग्राम लॉ हो गया था, तो ट्रायंगल लॉ करना था आज हमने। हैं सर पॉलीगन लॉ करना है सर आज। पैरेललोग्राम जो अपने सुबह क्वेश्चन दिए थे वो वाला करना था कल हमने। हो गया था ना, पैरेललोग्राम कल हो चुका था। ये सर लास्ट वाला बचा था एक। पॉलीगन लॉ बचा था, मैं भी स्क्रीन शेयर करता हूँ आपको। यस सर। मैंने ये हो चुका था कल। सर लॉस हो गए सर सारे। ये क्वेश्चन दिया था मैंने आपको कल।
इसका सर यहाँ से आगे नहीं हो रहा सर। माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 2x स्क्वायर कॉस थीटा। कहाँ से आगे माइनस, कहाँ पे आया था माइनस एक्स आपका? सर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 2x स्क्वायर कॉस थीटा। कोस थीटा, ठीक। आपका मुझे लग रहा है आपने जो वेक्टर्स माने थे वो एक्स टर्म में माने थे ना? यस सर। ओके ओके, जस्ट वेट। आपने जो वेक्टर्स माने थे वो एक्स एक्स के टर्म में माने होंगे, है ना? तो जो वेक्टर्स दिए हुए हैं इसमें देखो, स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, ठीक है? ये क्वेश्चन नेहा आपने किया है क्वेश्चन ये? नो सर। क्यों क्यों नहीं किया? सर जी बन नहीं रहा। अच्छा, बन नहीं रहा, चलो कोई नहीं, ट्राई तो किया था ना? जी सर। एवं बोल रहे हो कि ट्राई नहीं किया? ट्राई किया था। सर जी ट्राई किया था पर बन नहीं रहा था। ओके ओके ओके, चलो अब बन नहीं रहा बनेगा। सर, तो किया था। अभी बनेगा, देखो ये क्या कह रहा है। मैग्नीट्यूड ऑफ टू रिजल्टेंट, देखो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, यानी कि दो वेक्टर्स हैं, उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है? वही आ रहा है जो दो वेक्टर्स, देखो इक्वल मैग्नीट्यूड आइदर वेक्टर, यानी कि चाहे जैसे दो वेक्टर हमने मान लिए P और Q, इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है ना वो उसके रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल आ रहा है जब इन दोनों को जोड़ा जा रहा है तब। एक तो कंडीशन ये दी हुई है कि P का जो दो वेक्टर हैं, मान लो दो वेक्टर हैं P और Q, ठीक है? थोड़ा सा है ना इसमें लैंग्वेज को समझने का इश्यू है बस, और कुछ नहीं है। वैसे अब अगर आपको मैं थोड़ा सा हिंट दे देता ना तो आप कर देते इसको। देखो फॉर एग्जांपल मैंने दो वेक्टर माने P और Q, और दोनों यूनिट वेक्टर हैं, दोनों यूनिट वेक्टर है। बात समझ रहे हो मेरी? दोनों यूनिट वेक्टर। यस सर। इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या है? 1। इसका मैग्नीट्यूड क्या है? 1। 1। अब उसने बताया है कि इन दो वेक्टर्स को कैसे ऐड किया जाए, मतलब ऐसे ऐड किया गया, ऐसे किसी एंगल पे ऐड किया गया है कि P वेक्टर का सम और Q वेक्टर का जो सम है, उन दोनों का सम भी जो रिजल्टेंट वेक्टर आया है वो भी यूनिट वेक्टर है। यानी कि ये दोनों भी यूनिट वेक्टर हैं और इन दोनों का सम भी एक यूनिट वेक्टर आया। अच्छा, मैंने पहला ही क्वेश्चन आपके लिए ऐसा टफ क्वेश्चन क्यों ले लिया भाई? पता है क्यों लिया है? नो सर। इसलिए लिया है कि पहले मैं आपको टफ क्वेश्चन करा दूंगा, फिर आप लोगों को होमवर्क में दूंगा इजी क्वेश्चन, उनको करके लाओगे ना। सर मेरे आ रहा है सर। अब cos थीटा इज इक्वल टू -1/2। cos थीटा इक्वल टू -1/2 आपका यहाँ तक। यस सर। मतलब -1/2 तो नहीं आएगा बेटा, +1/2 आएगा, करेंगे सॉल्व। वो आपने फॉर्मूला नहीं लगाया होगा ये वाला cos 2 वाला। चलो चलो कोई नहीं, आपने काफी अच्छा ट्राई किया है, लेकिन यहाँ से आपने इस 1 को इधर भेज दिया होगा ना, इस 1 को इधर भेज दिया होगा। यस सर। ठीक है ठीक। अच्छा ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? अच्छा ऐसा कैसे हो सकता है कि 1 + 1 इक्वल टू 1, 1 + 1 इक्वल टू 1 कैसे हो रहा है भैया? देखो वेक्टर में पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको P वेक्टर मान लिया, यूनिट वेक्टर है तो i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप होगा कि नहीं? जी सर। Q वेक्टर है वो क्या होगा? i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, यही ना होगा यूनिट वेक्टर? यस यस। अरे यूनिट वेक्टर का मतलब मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, ये मान लिया है मैंने, इसका जब मैग्नीट्यूड निकालोगे इसका हालांकि 1 नहीं आएगा, इसका 1 नहीं आएगा, क्योंकि 1 + 1 + 1 3 आएगा, √3 आएगा इसका। समझ रहे हो? मैंने एग्जांपल लिया है बस। यस सर। अब मुझे एक बात बताओ कि कोई मैंने जैसे ये एग्जांपल लिया, अब मैंने इसको P को मान लेते हैं इसका वैल्यू 1 था और इसका भी वैल्यू 1 था। P को अगर मैं इस डायरेक्शन में लगाऊं, P वेक्टर ये है और Q वेक्टर अगर ये है, तो क्या इसका मैग्नीट्यूड 0 हो जाएगा? P + Q वेक्टर? नो सर। अरे 0 आएगा, नो नहीं 0 ही आएगा, क्योंकि दोनों इक्वल वेक्टर है।
दोनों इक्वल वेक्टर, एक की डायरेक्शन ये है, ये वाली डायरेक्शन है, और एक की डायरेक्शन ये है। एक अनइक्वल वेक्टर आपने देखा था आपको वेक्टर में, अपोजिट वेक्टर, उसमें क्या था, माइनस या फिर पी वेक्टर किसके इक्वल था, माइनस क्यू वेक्टर के। बैक स्लाइड करूं क्या, उसमें क्या होता था, सर एंटी पैरेलल कब बनता है सर? एंटी पैरेलल वेक्टर एंटी पैरेलल तब बनता है बेटा जब वेक्टर पैरेलल हो लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में हो। उनके बीच का एंगल, एंटी पैरेलल के बीच का एंगल 180 डिग्री होता है। जब इसके टेल टू टेल मिलाएंगे ना, इसका टेल टू टेल मिलाएंगे, इधर टेल टू टेल मिलाएंगे तो ये एंगल 180 डिग्री हो जाएगा बेटा। आपको ये समझ में आ रहा है कि दो वेक्टर्स का सम, आप ये बात समझो कि ये कभी नहीं जाना कि इनका मैग्नीट्यूड तो 1 1 है, फिर इन दोनों को जुड़ के सेम मैग्नीट्यूड 1 कैसे आ सकता है। पिछले वाले बैच में यही कंफ्यूजन थी कि सर ये बताइए कि दो वेक्टर्स हैं, उनका मैग्नीट्यूड 1 1 है और उन दोनों को जोड़ेंगे हम तो 1 कैसे आ सकता है। बेटा वो ये वेक्टर्स में होता है, वेक्टर्स में, वेक्टर फॉर्मेट है ये। वेक्टर में जरूरी थोड़ी ना है, मान लो एक वेक्टर ऐसे जोड़ा है, एक वेक्टर ऐसे जोड़ा है, तो इनमें बीच में एंगल होगा, इस पे डिपेंड करता है उनका समीशन। ये स्केलर में पॉसिबल है कि 1 + 1 हमेशा 2 होगा, लेकिन वेक्टर में पॉसिबल नहीं है कि p + q का जो एडिशन होगा, p + q वेक्टर होंगे, वो हमेशा उनके एंगल पे डिपेंड करेगा, उनके बीच में क्या एंगल है उस पर डिपेंड करेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? यस सर। बाकी लोग यस सर। यस सर। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जो p वेक्टर है, जो p वेक्टर है, ये जो p वेक्टर है वो q के वेक्टर, दोनों वेक्टर इक्वल है और उनका जो मैग्नीट्यूड है ना वो भी यूनिट वेक्टर, तीनों यूनिट वेक्टर है भाई। अब फॉर्मूला क्या था हमारा भाई, फॉर्मूला तो ये था ना, अंडर रूट में p² + q² + 2pq cos अल्फा मान लो, थीटा मान लो, चलो क्या कह रहे हो। तो अब r क्या है, r का मैग्नीट्यूड क्या दिया, 1 दिया हुआ है ना, यही है ना। यस सर। और p q भी 1 है, क्योंकि तीनों इक्वल है, तो इसका 1 + 1 + 2 × 1 × 1 × cos थीटा। क्लियर है कि नहीं? यस सर। तो क्लियर है ना। अब देखो, यस सर। अब देखो ये इधर 1 है, इधर क्या हो गया अंडर रूट में 2 प्लस, ये इसको स्क्वायर कर दें क्या दोनों साइड में, इस इधर स्क्वायर किया, इधर क्या किया 2 + 2 cos थीटा। यस सर। इधर देखो 1 = 2 कॉमन आया, 1 + 2 cos थीटा लिख सकता हूँ कि नहीं? 2 कॉमन आ गया तो 1 + cos थीटा बचेगा। 2 कॉमन आ गया, 1 + cos थीटा बचा। अब क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ 1 + cos थीटा = 1/2 लिख सकता हूँ कि नहीं? अब cos 2 थीटा का फॉर्मूला कोई बताएगा मुझे, cos 2 थीटा का फॉर्मूला, cos के टर्म में, ओनली cos के टर्म में, cos square 2 cos थीटा अपॉन 2 2 cos स्क्वायर थीटा -1 होता है बेटा। yes 2 sir cos का थीटा -1, यानी कि अगर यहाँ पे 2 थीटा है ना तो यहाँ पे थीटा हो जाता है। अब ऐसे ही अगर हम cos थीटा का फॉर्मूला लिखें तो क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा / 2 - 1। समझ में आ रही मेरी बात? ये यस सर। यस सर। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। अब देखो यहाँ, यस सर। देखो 1 + 2 cos स्क्वायर थीटा / 2 - 1 = 1/2 लिख सकता हूँ इसको। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। कोई नहीं दिक्कत है ना? इसको सर। उठा दूं। नो सर। अब देखो इधर देखो जरा कि 1 से 1 कट गया, कट गई। 2 इस 2 को इसके नीचे पहुंचा दूं क्या, इस 2 को इसके नीचे पहुंचा दूं, यस सर। तो cos स्क्वायर थीटा / 2 = 1/4 बचेगा। यस सर। तो क्या यहाँ से Yes, sir. cos थीटा = 1/2 हो गया। यस सर। cos थीटा में 1/2 किसकी वैल्यू होती है? अरे 60। 60 की। तो थीटा की वैल्यू 60 आ गई कि नहीं आ गई? यस सर। क्लियर है? यस सर।
Yes, क्लियर sir. है? Yes, sir. अब जब थीटा की वैल्यू 60 आ गई, वो सॉरी थीटा बाई 2 था ना, आपने Yes. यार सर भी बोल दिया। सर अरे यहाँ पे क्या था, कॉस थीटा बाई 2, ये थीटा बाई 2 है ना, देखो तो सर ऊपर भी तो थीटा बाई 2 होना। कहाँ, हाँ 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लिखने में मिस्टेक किए हैं हम, यहाँ पे भी थीटा बाई 2 होगा, बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोले हैं। अरे इधर भी cos थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। यहाँ पे तो वही होगा यार, यहाँ पे होगा थीटा बाई 2, यहाँ से शुरू हुआ है थीटा बाई 2, यहीं पे तो फॉर्मूला लगाया है हमने, Yes, sir. कॉस Yes, sir. थीटा का फॉर्मूला यहीं पे तो लगाया, 2 कॉस उसका थीटा बाई 2 माइनस 1, इसको इधर ले गए, वो 1 से 1 कट गया, इसको इधर ले गए 2 को, cos थीटा cos स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू 1/4 हो गया, तो cos थीटा बाई 2 1/2 हो गया, अंडर रूट इधर आ गया, तो अरे क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes. cos थीटा बाई 2 Sir. इक्वल टू cos 60, तो थीटा बाई 2 क्या हो गया, 60 डिग्री। सर इधर cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 था ना किधर? सर, ये जो था cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2। cos स्क्वायर थीटा नहीं, cos स्क्वायर थीटा बाई 2, ये थीटा इधर के ही सर नीचे था, एंगल के नीचे नहीं होता है बेटा, थीटा के नीचे होता है। सर इधर नीचे। किधर? इधर। यस सर सर। आपने cos थीटा 2 बाई 2 लिखा है, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 होना था। ये cos स्क्वायर थीटा बाई 2 ही तो है। सर फिर उसके बाद आपने सर 2 थीटा। हाँ ये ना, सर मैं इसको बोल रहा था, आप पता नहीं किधर किधर लगा जा रहे थे। किधर बोल रहे हो आप? यस सर। किधर बोल रहे हो आप? यस सर, इधर जो भी आपने लगाया। सर हो गया। ये ना, यस ना सर। लिखने में Yes, बस sir, yes, टाइपिंग में हमने लिखने में मिस्टेक की है, वैसे हम कंसेप्ट से उसी से चल रहे हैं। यहाँ पे देखो cos स्क्वायर थीटा बाई 2 है, यस सर। ये वाला स्क्वायर स्क्वायर हटाने के लिए इधर अंडर रूट लगा दिया, तो 1/2 आ जाएगा 1/4 की जगह पे, यस और cos स्क्वायर थीटा बाई जगह पे cos थीटा बाई 2 बचेगा, यस सर cos थीटा बाई 2 इक्वल टू 1/2 हो गया, तो 1/2 किसकी वैल्यू होती है, cos 60 की वैल्यू होती है कि नहीं होती है? यस सर। यस जी सर cos थीटा बाई 2 इक्वल टू cos 60, तो थीटा बाई 2 क्या आ गया, 60 डिग्री, यस सर। तो थीटा क्या आ गया, थीटा क्या आ गया, 120 डिग्री आया कि 120 नहीं आया? क्लियर है? जी सर हाँ सर सर आपने एक और क्वेश्चन भी दिया था सर। क्या? सर एक मिनट स्क्रीनशॉट लेना सर पीछे। हाँ ले लो। सर आपने एक और क्वेश्चन भी दिया था एक और कौन सा दिया था? एक सर, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड एंगल विद एक्स एक्सिस एंड यूनिट वेक्टर ऑफ द वेक्टर। सर हाँ, पीछे वो होगा सर। तीन क्वेश्चन थे ना छोटे छोटे, यस सर। बेटा उनको उनमें वो काफी इजी क्वेश्चंस थे, उनका क्या बताएंगे, बहुत इजी क्वेश्चंस थे वो हाँ तो। सर आंसर बता दो तो क्या कहेंगे। अब आंसर तो सॉल्व करने पड़ेंगे, वो तो मैंने ऐसे ही क्वेश्चन दिए थे, उनके तो क्वेश्चन सॉल्व करने, ये सॉल्यूशन जो टफ होते हैं ना, उनके सॉल्यूशंस आपके पास रखता हूँ, उनको तो सॉल्व करना पड़ेगा, और उनमें कोई कुछ मैंने हिंट भी तो दी थी उन क्वेश्चंस की। यस वो इतने इजी क्वेश्चंस थे बेटा, वो काफी इजी क्वेश्चंस थे। यस अच्छा आपको, बड़ी। हाँ बहुत इजी क्वेश्चंस थे वो, उनमें भी आपको आंसर्स की जरूरत पड़ी तो शायद, हाँ ये क्वेश्चन है, जैसे इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो जरा, इसको भी आप घर से करके आओगे। आज घर के लिए थोड़ा सा काम ज्यादा होगा। नहीं सर कोई बात नहीं करेंगे। अच्छा यहीं पे ट्राई करो, चलो यहीं पे करते हैं इस क्वेश्चन को, करो यहीं पे करो, थोड़ा हैवी क्वेश्चन है ये, आपसे शायद घर पे ना हो, फिर से आप बोलोगे कि सर हुआ नहीं, तो आप यहीं पे करो इसको। इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज आल्सो अ यूनिट वेक्टर, पिछले वाले में क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड यूनिट था, सेम था, दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड वही था जो दो पर्टिकुलर वेक्टर का मैग्नीट्यूड था। यहाँ पे क्या हो रहा है, दो यूनिट वेक्टर हैं, आप सोच के देखिएगा, दो यूनिट वेक्टर हैं, यानी कि अगर मान लो आप वेक्टर मानोगे पी क्यू, तो उन दोनों के जो मैग्नीट्यूड होंगे ना बेटा, वो 1 1 होंगे, इसका मैग्नीट्यूड भी 1 होगा, इसका मैग्नीट्यूड भी 1 होगा, दोनों के मैग्नीट्यूड 1 होंगे। द सम ऑफ टू वेक्टर्स आल्सो अ यूनिट वेक्टर, अगर p प्लस क्यू अगर हम कर रहे हैं कहीं पे,
तो उन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, मान लो r था रिजल्टेंट वेक्टर, तो वो भी 1 है, उसका मैग्नीट्यूड भी 1 है। then find the magnitude of their difference and angle between two vectors। उनके बीच का एंगल बताना है और उन दोनों के बीच का डिफरेंस बताना है। तो डिफरेंस का एक फॉर्मूला आपको बता दे रहा हूं मैं, जैसे p माइनस क्यू वेक्टर का अगर डिफरेंस निकालना है ना, तो उसका अंडर रूट में होता है फॉर्मूला p स्क्वायर वेक्टर फॉर्मेट में प्लस इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म में q माइनस के 2pq cos थीटा। प्लस वाले की जगह माइनस हो जाता है बस, यहाँ पे माइनस हो जाता है बस, उसके अलावा कोई चेंजेस नहीं होते। ट्राई करो जरा, इतनी हिंट मैंने शायद लास्ट बैच में भी नहीं दी थी, अच्छा दो। ट्राई करो। अच्छा जी डी। डी, अच्छा एक का डी आया है, और कोई? हाँ, अपना अपना आंसर बताएंगे, जरूरी नहीं कि डी ही सही हो, जरूरी नहीं कि कोई और सही हो या डी गलत ही हो। अपना जो आंसर, अरे जो आंसर आ रहा है ना, गलत आ रहा है सही आ रहा है, जो आ रहा है आप खुद का बताओ। और मैं ये भी हो सकता है कि मैं आपसे एक्सप्लेन करवाऊं, ये भी हो सकता है कि आपका डी कैसे आया मुझे बताओ कैसे आया। बताओ जरा, जो भी आ रहा है आंसर आपका गलत आ रहा है, अरे गलत मैं आपकी गलती तो समझ पाऊंगा, आपने गलती कहाँ पे की है, मैं वो समझना चाहता हूँ कि आपने कहाँ पे गलती की है। हुआ किसी का और किसी का हुआ? सर अंडर रूट 2 into 60 डिग्री। अंडर रूट 2 बी ऑप्शन आ रहा है। यस सर। और किसी का कोई आया हो ऑप्शन? सर अंडर रूट 3 and 120। अच्छा, ऑप्शन सी। आपका नाम क्या है? सर शिवम। शिवम का ये आया है। सर सी आ रहा है सर। हैं? सर सी आ सी रहा है। सर। और किस इसका आ रहा है शिवम? सी सर सी क्या आ रहा है और क्या आ रहा है शिवम? किसके नाम क्या है बेटा आपका? सर सी। डी किसका आया था? डी नेहा आपका आया था डी? यस सर। सर सी। इसके अलावा किसका आया? सी नाम बताइए। सूर्यांश। नेम। सी सर सी। सी, अच्छा सी ज्यादा लोगों का आ रहा है ना? यस सर। सी सर। सी ऑप्शन सी ही करेक्ट है वैसे। यस सर। अच्छा सी वालों, एक बार बताओ मुझे, आपने कैसे किया इसको, कैसे किया आपने इसको? सर पहले तो सर ए प्लस बी वेक्टर का सर जो होगा सर वो 1 होगा ना सर, फिर फॉर्मूले में सर हाँ। इम्प्लाई करेंगे सर उसको, तो फिर सर वो बनेगा। अच्छा आपने आपने जैसे जैसे आपने क्या किया, पहले प्लस वाले के लिए अप्लाई किया तो यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है, यही किया ना? यस तो सर। इसका जो a प्लस बी का जो रिजल्टेंट था वो भी हमारा 1 है, तो 1 के इक्वल रखा है इस फॉर्मूले को। p का भी 1 यस सर। है, ये प्लस q का भी 1 सर है, कोस प्लस थीटा सर फिर 1 आ जाएगा ना सर। cos थीटा सर जैसे सर 1 2 into सर फिर ब्रैकेट 1 प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू 1।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखो बिल्कुल बिल्कुल सही किया आपने, ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा, बिल्कुल ऐसे ही किया है ना, ये कंडीशन sir. थी कि नहीं बेटा? यस सर, यस ये सर। ये Yes, sir. कंडीशन, सर ये मेरा मैंने माइनस आपको वाले का ये मैंने हिंट दी थी आपको, ये वाली हिंट दी थी कि नहीं, ये जो लिखा है जो, ये एवी के टर्म कर दिया हमने, पी क्यू के टर्म में किया है, बस इतना फर्क हुआ था कि यस नहीं? सर, यस अब देखो आपने जैसे कहा था, स्टार्टिंग से बताता हूँ मैं, जिसने किया उसको तो समझ में आ जाएगा, गलती की थी ना जिसने जिसने जो भी गलती की होगी, सॉल्यूशन देखते ही उसको समझ में आ गया हो कि हाँ मेरा यहाँ पे गलत था। और लेकिन जो चुप बैठे हुए हैं, जिन्होंने पेन कॉपी लेके ही नहीं बैठे, उनके लिए हम थोड़ी सी मेहनत करते हैं। बेटा क्या था कंडीशन कि जो पी ए वेक्टर था, मान लो ए बी वेक्टर था, या पी पी ही मान लेते हैं, चलो पी वेक्टर था, उसका मैग्नीट्यूड और क्यू वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड था वो पी प्लस क्यू वेक्टर, इन दोनों का जो सम था, मतलब रिजल्ट, ये कंडीशन दी क्वेश्चन में, यस सर। किसी को कोई कंफ्यूजन है? यस सर। No, sir. कोई बोलेगा Yes, sir. नो क्लियर? अच्छा एक बात बताओ, सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर है ना, दो यूनिट वेक्टर, यस। तो पता है ना, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है कि नहीं, ये बताओ आप मुझे। Yes, sir. यस सर। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज आल्सो यूनिट वेक्टर। जब दो वेक्टर्स को हमने जोड़ा तो मान लो रिजल्टेंट वेक्टर आया आर आया, तो Yes, sir. उसका मैग्नीट्यूड भी उसने दिया है 1। जैसे पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड था 1, क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड था 1, और इन दोनों को जब जोड़ा तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आया उसका भी मैग्नीट्यूड है 1, तीनों का मैग्नीट्यूड 1 है। तो ये स्टेटमेंट मैंने जो लिखा है क्या सही लिखा है या इसमें कुछ करेक्शन है? अगर दोबारा से समझाना। देखो देखो देखो, जैसे कि इसमें दिया हुआ है सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स, यानी कि दो यूनिट वेक्टर्स होंगे, दो यूनिट वेक्टर्स। अब मैंने उन वेक्टर्स को माना पी और क्यू माना। अब यूनिट वेक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है, यूनिट वेक्टर का जो मान लो पी वेक्टर है, इस यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 होता है, हमेशा होता है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. यस सर, यूनिट, अब Yes, sir. दो यूनिट वेक्टर हैं पी और क्यू, अब मान लो पी का भी 1 है और वेक्टर क्यू जो अदर वेक्टर होगा उसका भी तो यूनिट वेक्टर जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 होगा, क्योंकि Sir. दोनों यूनिट वेक्टर हैं। हाँ Yes, sir. क्लियर है? अब इन दोनों को ऐसे किस एंगल पे ऐड किया गया है, कौन से एंगल पे ऐड किया गया है कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा ना, ऐड करके जो रिजल्टेंट आ रहा है वो भी यूनिट वेक्टर आ रहा है, वो भी 1 है, उसका मैग्नीट्यूड भी 1 ही है। समझ में आ रही मेरी बात? यस सर, Yes, sir. यस सर। तो जो रिजल्टेंट आ रहा है, जो रिजल्टेंट क्या है, मान लो जो आर है, मान लो पी प्लस क्यू, अब ये वेक्टर फॉर्मेट है, इसका रिजल्टेंट 1 भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, और माइनस में भी आ सकता है वेक्टर फॉर्म में। तो इसका रिजल्टेंट क्या आ रहा है, ये भी यूनिट वेक्टर है, ये रिजल्टेंट भी यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब इसका भी मैग्नीट्यूड 1 होगा कि नहीं होगा? यस। तो मैंने स्टेटमेंट यही तो लिखा है, देखो पी वेक्टर इक्वल टू क्यू वेक्टर इक्वल टू इन दोनों का जो सम है वो वेक्टर, रिजेक्टेड वेक्टर, सबकी वैल्यू 1 होनी चाहिए, सबका मैग्नीट्यूड, देखो मॉड लगा रखा है, मॉड मतलब मैग्नीट्यूड, सबका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, 1 के। क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. यस Yes, सर, यहाँ तक Yes, क्लियर है सबको? यस Yes, सर। sir. अब देखो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, यही था ना? अब Yes, रिजल्टेंट वेक्टर का ये मॉड लगा लो सब पे, मॉड लगेगा सब पे, ठीक है? अब देखो इसकी वैल्यू 1 है। यस। अब देखो पी वेक्टर की वैल्यू भी 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा। किसी को कोई कंफ्यूजन? नो नो सर। क्लियर है? नो अब क्या सर, मैं नो क्या सर। मैं क्या मैं इधर स्क्वायर कर सकता हूँ, 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 यानी कि 4 cos 2 प्लस 2 2 प्लस 2 कॉस थीटा। क्लियर है यहाँ तक? यस। अरे क्लियर Yes, है ना? sir. यस सर, अब देखो, Yes, sir. अब 2 कॉमन ले लू, 1 प्लस कॉस थीटा
इक्वल टू 1 हो गया कि नहीं हो गया? अब इस 2 को Yes, मैंने sir. इधर पहुंचा दिया तो क्या हुआ, 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ गया, 1/2। अब जब इसको इस 1 को जब मैं इधर पहुंचाऊंगा तो क्या आएगा, कॉस थीटा इक्वल टू माइनस के 1/2 आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। यस Sir. सर। अब माइनस के 1/2 वैल्यू किसकी होती है, कॉस Sir, cos 120 120. थीटा इक्वल टू 120 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। यस Yes, सर। तो आपने क्या मिस्टेक की थी फिर, जो सी डी ऑप्शन वाले, नेहा आपने क्या मिस्टेक की थी इसमें? सर जी वो परली साइड को नहीं ले गया था। ऊपरली साइड में क्या, अच्छा ये इक्वल नहीं लेता है क्या? सर दूसरी तरफ नहीं लेगी थी, मतलब सर क्या क्या? सर दूसरी तरफ नहीं लेगी ये। अच्छा इसको दूसरी साइड नहीं ले गए थे? यस सर। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो कोई नहीं, यहाँ तक तो सॉल्व किया आपने, कोई नहीं। यस सर। ठीक है, अब देखो डिफरेंस का मैंने फॉर्मूला क्लियरली बताया था, डिफरेंस का इसी में कर लेते ना करेक्शन। डिफरेंस का ये वाला फॉर्मूला बताया था मैंने पहले ही आपको। यस ये सर। किसका Yes, था, P माइनस क्यू वेक्टर का डिफरेंस का मैग्नीट्यूड था ये, यही था ना। अब देखो डिफरेंस के लिए हाँ क्या हुआ, 1/2 सर 60 डिग्री भी नहीं होता है। 60 डिग्री -1/2 है ये तो। -1/2 है ना। अब देखो इधर देखो, यस सर। इधर तो इसमें सिर्फ यहाँ पे माइनस हो जाएगा ना, बाकी वैल्यू तो सब सेम है ना। अब यस सर। कॉस थीटा की जगह पे 120 रख दो आप। अब देखो जरा, कॉस थीटा की जगह पे जब 120 रखेंगे तो क्या किस होगा, पे? अरे यहाँ पे जो कॉस थीटा था, जो फॉर्मूला था हमारा प्लस वाला, इसमें माइनस ही तो था बस। पी जब दो वेक्टर का डिफरेंस, ये जो डिफरेंस निकाल रहे हैं, डिफरेंस इन दोनों का यस सर। डिफरेंस निकाल रहे हैं, जब P माइनस क्यू निकाले उसका फॉर्मूला होता है P² प्लस Q² माइनस 2PQ cos थीटा। अब देखो P मैग्नीट्यूड 1 था इसका, 1² प्लस 1² माइनस 2 1 इंटू 1 इंटू cos 120। कंफ्यूजन कोई, क्लियर है सबको? नो सर। यस सर। क्लियर है कि नहीं? यस सर। क्लियर Yes, सर। सर। ठीक है। फिर अब देखो अंडर रूट में 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2 हो गया ये, यस सर। 2 प्लस। सर अब देखो ये प्लस क्यों, चलो माइनस ही ले लेते हैं, माइनस। अब 2 इंटू इधर क्या हो गया, 120 की वैल्यू क्या है, 120 की वैल्यू -1 सर -1/2। अब देखो इस 2 से ये 2 कट गया, यस सर। क्या 2 ये माइनस और ये माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, यस सर। तो क्या दोनों का डिफरेंस √3 आ गया कि नहीं आ गया? यस यस सर। क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। Sir. सर एक और क्वेश्चन दो। नहीं अब अभी दूंगा, डोंट वरी दूंगा, अभी इसके बाद में दूंगा। अब ऐसे ही होता है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। नेक्स्ट, पॉलीगन लॉ में क्या होता है, पॉलीगन लॉ सेम उसी की तरह था जैसे ट्रायंगल लॉ था दो फोर्सेस के लिए, ट्रायंगल लॉ था और पैरेललोग्राम थे दो फोर्सेस। अब भाई दो से ज्यादा फोर्सेस हो तो, या दो से ज्यादा वेक्टर्स हो, वेक्टर हो तो क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे 4 वेक्टर दिए हैं A B B C C D और D, इन चीजों को जोड़ेंगे तो कैसे करेंगे, तो इन चीजों के लिए बनाया पॉलीगन लॉ का मतलब ये है सीधा कि अगर हम सभी वेक्टर्स को हेड टू टेल जोड़ें और अगर उससे एक पॉलीगन बनना है, तो जो क्लोजिंग साइड होगी पॉलीगन की, वो उन सभी वेक्टर सम का रिजल्टेंट होगा। जो आपको ये थ्योरी लिखी है ना बुकिस लैंग्वेज में, इस चीज का मतलब ये है, क्लोजिंग साइड ऑफ अ पॉलीगन इट टेकन इन अपोजिट डायरेक्शन मान लो। अपोजिट डायरेक्शन क्यों लिया है भाई, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबके हम हेड टू टेल जोड़ रहे हैं ना, देखो ये पहले वाले की जो टेल है उससे दूसरे का हेड जोड़ रहे हैं कि नहीं जोड़ रहे हैं, अरे जोड़ रहे हैं ना? यस सर। यस सर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे Yes, sir. BC के हेड से CD का टेल जोड़ा है। इस वर्ड का मतलब समझ रहा हूँ मैं, अपोजिट डायरेक्शन का मतलब समझा रहा हूँ आपको। जो डी पे जो CD का हेड है उससे DE का टेल जोड़ा है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे जो रिजल्टेंट क्लोजिंग वेक्टर बोले हैं या फिर इसको अपोजिट वेक्टर बोले, दोनों सेम ही है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके हेड से इसका टेल जोड़ रहे हैं ना,
अरे जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसके हेड से इसका टेल जोड़ रहे हैं, इसलिए इसको अपोजिट डायरेक्शन, क्लोजिंग साइड बोलो या फिर अपोजिट डायरेक्शन बोलो, एक ही बात है। तो ये जो AE है ना, ये इन चारों वेक्टर्स का रिजल्टेंट होगा। यही है पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ यूज होता है मोर देन 2 वेक्टर, 3 हो 3 हो 4 हो 5 हो 6 हो 10 हो 50 हो 100 हो, कितने भी वेक्टर्स हो सबका एडिशन पॉलीगन लॉ से हो जाता है। अब देखो अब भाई इनके बीच में कुछ एंगल्स भी होते हैं, जैसे ये वाला एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल है, इनके बीच का जो अंदर के एंगल होते हैं उनका फॉर्मूला भाई, अब मान लो ये तो 4 फोर्सेस थे, 1 2 3 4 वेक्टर थे, उनका रिजल्ट है, ये 5वां रिजल्टेंट है ये तो। अब देखो लेकिन बन तो पेंटागन रहा है ना, 1 2 3 4 5 है तो 5 ना, एक भाई रिजल्टेंट जो है वो भी तो वेक्टर ही है ना। यस सर, यस सर। अब जो इनके जो एंगल्स के बीच का एक फॉर्मूला बनाया गया, क्यों बनाया गया भाई? अब मान लो अभी तो 5 फोर्सेस हैं, अभी मान लो कल को कोई बोले 10 फोर्सेस, वो 10 वेक्टर दिए हैं, उनके हम 10 वेक्टर्स को हेड टू टेल जोड़ रहे हैं। अब उन 10 वेक्टर्स को हेड टू टेल जोड़े हैं तो जो भी हमारा अंदर पेंटागन या हेक्सागन या जो भी गन बनेगा, एन गन बनेगा, उनके जो इनर वाले एंगल्स होंगे उनका सम कितना होगा, उसके लिए फॉर्मूला बनाया। मान लो अगर इन फ्यूचर कोई पूछ ले तो हमें क्या करना होता है, उसने बोला मान लो पेंटागन मतलब n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 5। अब पेंटागन के एंगल कितने होंगे, टोटल एंगल कितना होगा, एंगल किसके इक्वल होगा, n-2 इंटू 2 पाई, जैसे कि ये लिखा है n-2 इंटू 2 पाई। अगर पेंटागन है तो n इक्वल टू 5 पुट कर देंगे, 5 माइनस के 2 इंटू 2 पाई, कितना आ गया 6 पाई रेडियन। जो पेंटागन होगा इसके इस एंगल को, इसको पांचों एंगल्स को अगर हम ऐड करेंगे ना तो 6 पाई बैठना चाहिए, तब तो ये हमने सही एक्यूरेट तरीके से ड्रॉ किया है, सही स्केल से। समझ रहे हो मेरी बात को? यस सर। ऐसे अगर यस सर। क्वाड्रेटर हो, क्वाड्रेटर में कितने एंगल होंगे, कितना साइड होगा, क्वार्टर मतलब 4। अब देखो n-2 करेंगे तो 2 इंटू 2 पाई हो जाएगा, सर 4 पाई होगा। अब इसमें इसके लिए कितना होगा 6 पाई, 6 पाई सर, 6 पाई। अब जैसे मान लो वहां दे दिया, कभी दे दिया 50 साइड है, 50 साइड है, 50 साइड के लिए क्या होगा 50 माइनस के 2 इंटू 2 पाई, यानी कि 48 इंटू 2 पाई, ये आंसर होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? ये फॉर्मूला n-2 इंटू 2 पाई, ये एंगल होता है रेडियन में, इसकी यूनिट रेडियन होती है बेटा, ठीक है? यस सर। क्लियर है? यस सर, यस सर। अब देखो जो आपने अभी जो मैंने बताया था ना, यहाँ पे बताया था, और एक चीज और है कि ये इस पर डिपेंड नहीं करता, ये जो पेंटागन है ना, मैंने अब कोई बच्चे के दिमाग में शायद डाउट आया नहीं है, आपके बैच में, पिछले वाले बैच में आया था, इसलिए मैं खुद ही बता दे रहा हूँ कि सर मैंने पहले AB बनाया, फिर BC बनाया, फिर CD, फिर DE, मैंने इस सिक्वेंस में बनाया है। तो मान लो ये वैल्यू आई, मान लो फॉर एग्जाम्पल ये 10 न्यूटन आई, मान लो फोर्स वेक्टर था 10 न्यूटन आई। अब मैं अगर ऐसा करूं कि इस जगह पे पहले बनाऊं मैं BC को, फिर बनाऊं DE को, फिर बनाऊं AB को, और फिर बनाऊं CD को, तो हमारा क्या रिजल्टेंट फोर्स चेंज होगा? क्या चेंज होगा बेटा? नो सर, कोई चेंज नहीं होगा, चाहे आप किसी भी सीक्वेंस में जोड़ो फोर्सेस को। लेकिन आप बस ये ध्यान रखें हम ड्रॉ अच्छे से कर रहे हैं, ये ग्राफिकल मेथड्स में जनरली यूज होते हैं, ड्रॉ अच्छे से करना है तो हमारा रिजल्टेंट चेंज नहीं होगा। उसका एग्जांपल अभी आप यहाँ देखोगे इस एनिमेशन में, ये एनिमेशन आपको उसी को समझाने के लिए दिया है। जो वेक्टर की प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, तो आपके सामने 3 टाइप की प्रॉपर्टीज आएंगी। वेक्टर एडिशन की आएगी, एक डॉट प्रोडक्ट की आएगी, एक क्रॉस प्रोडक्ट की आएगी। इन तीनों को मिक्स नहीं करना है आपको। अगर जो टेस्ट होगा उसमें एक्चुअली मेन प्रॉब्लम क्या होती है, जो मेन एग्जाम होता है जेई मेंस का जो एग्जाम होता है, उसमें इस चैप्टर से निग्लिजिबल आता है, ये समझ लो। अब आप पूछ रहे होंगे सर हम निग्लिजिबल आता है, हम पढ़ क्यों रहे हैं? यही कंफ्यूजन आ रही होगी ना दिमाग में। यस सर। पढ़ इसलिए रहे हैं बेटा कि देखो लेकिन ये डायरेक्ट नहीं आता, इसका एप्लीकेशन आता है।
इसका एप्लीकेशन करके। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दूं कि कभी क्या करेगा इन फ्यूचर, फॉर एग्जाम्पल आपको क्या दूं, चलो ये देता हूँ फोर्स का। मान लो फोर्स दे दिया उसने, फोर्स दे दिया और अदर टू वेक्टर दे दिए। मान लो फ्रिक्शन फोर्स एक दे दिया कि हमने ये फोर्स लगाया है उस पर, एक्शन माना 10 न्यूटन का फोर्स था। चलो मैं आपको एक एग्जांपल ही बता देता हूँ कि कोई ब्लॉक है यहाँ पे, इसका एप्लीकेशन बता रहा हूँ मैं आपको। इस पे फोर्स लगाया जा रहा है कि F लगाया जा रहा है, F1 लगाया जा रहा है 2I + 3J, इस पे एक फोर्स लगाया जा रहा है, ठीक है। और इस पे एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, यहाँ इस पे एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है जिसका डायरेक्शन तो अपोजिट होगा फ्रिक्शन का। मान लो ये लग रहा है I - J कैप। बेटा किसी का माइक ऑन है क्या? अब किसी ने पूछा मुझे नेट फोर्स क्या होता है, नेट फोर्स। अब मुझे ये बताओ, नेट फोर्स हम तब बता पाएंगे तब हमें वेक्टर लॉ का, वेक्टर की कुछ नॉलेज होगी कि हम वेक्टर में एक दूसरे से कैसे माइनस करते हैं, कैसे प्लस करते हैं, तभी ना। अब देखो नेट फोर्स क्या आएगा बेटा, नेट फोर्स क्या आएगा, F1 वेक्टर माइनस के F2 वेक्टर आएगा ना। यस सर, तो यस क्या सर। आ गया, इनडायरेक्टली ये वेक्टर का हमने सब्सट्रैक्शन पढ़ लिया यहाँ पे। इनडायरेक्टली क्वेश्चन फ्रिक्शन का था, लेकिन इनडायरेक्टली यहाँ पे यूज किसका हुआ है, वेक्टर के सब्सट्रैक्शन का हुआ है कि नहीं। यस सर, ऐसे करके वेक्टर का यूज होता है, इसलिए हमें वेक्टर पढ़ना पड़ता है, मजबूरी है वेक्टर पढ़ना। वेक्टर अगर नहीं पढ़ेंगे तो हमें ये क्वेश्चन आएगा ही नहीं, हमसे सॉल्व ही नहीं होगा ये क्वेश्चन, इसलिए हम लोग वेक्टर पढ़ते हैं। आई बात समझ में? यस सर, यस सर। अब देखो ये वही मेथड था जो मैंने अभी आपको पीछे बताया था। जैसे 5 वेक्टर हैं, 1 2 3 4 5, वो ABCDE। अब इन वेक्टर्स को वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब होता है कि हम किसी को भी पहले जोड़ें, किसी को भी बाद में जोड़ें, इससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं, किसी ने बोला 2 + 3 = 5 होते हैं, मैंने बोला नहीं 3 + 2 = 5 होते हैं। दोनों इक्वल होंगे, दोनों कम्यूटेटिव हैं, किसी को किसी में भी जोड़ो आंसर सेम आएगा। आंसर क्या आएगा, सेम आएगा सर। आंसर सेम आएगा। ऐसे ही आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो ए ये वेक्टर है, ये जो ए वेक्टर है यहाँ पे ए को पहले लिया है, इसमें ए को पहले लिया है ना ए को। तो देखो यहाँ से ए ड्रॉ किया, फिर बी ड्रॉ किया, फिर सी ड्रॉ किया, फिर डी ड्रॉ किया, फिर ई ड्रॉ किया। तो देखो रिजल्टेंट वेक्टर की लेंथ ये आ रही है, इतनी आ रही है ना लेंथ इस वाले में। यस सर। अब देखो इस वाले में क्या किया है, इस वाले में डी को पहले लिया है, फिर ई को लिया है, फिर ए को, फिर बी को, फिर सी को। तब भी देखो रिजल्टेंट वेक्टर की लेंथ इतनी आ रही है। देखो लमसम बराबर है लेंथ, हम लोग ड्रॉ करने में थोड़ी मिस्टेक कर रहे होंगे, लेकिन लेंथ हर पोजीशन बराबर आएगी। अब देखो इसमें सी को पहले लिया, फिर बी को लिया, फिर ए को लिया, फिर डी को लिया, फिर ई को लिया। अब देखो इसमें भी वेक्टर की लेंथ, जो रिजल्टेंट वेक्टर है ना, उसकी लेंथ उतनी आ रही है। बस आप देखो उसकी लेंथ उतनी आ रही है, किसी में भी चेंज नहीं हुई है। चाहे हम पहले किसी को जोड़ें चाहे बाद में जोड़ें, फाइनल आंसर वही आएगा। इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव। क्लियर है? यस वेक्टर एडिशन के लॉज पढ़ रहे हैं। अब देखो एक वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव मतलब ये देखो a प्लस ब्रैकेट में b + c करें, या फिर b को पहले जोड़ें, c + a को पहले जोड़ दें, उस b को बाद में जोड़ें, c + a को पहले जोड़ दें, या फिर c को बाद में जोड़ें, a + b को पहले जोड़ दें, तो इन सबका आंसर सेम होगा। क्लियर है? यस सर। इन सब का आंसर सेम होगा। और जैसे वेक्टर में अगर किसी का मल्टीप्लाई करें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई 2I + 3J लिखा हुआ है, अगर मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई करूं तो सिंपली ये क्या हो जाएगा, 4I + 6J हो जाएगा। तो ये m वही शो कर रहा है कि m अगर a में और प्लस b में मल्टीप्लाई हो रहा है तो m a हो जाएगा और m b हो जाएगा। m मतलब कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। क्लियर है? यस सर। ये है a, अगर किसी वेक्टर में 0 जोड़ें तो वेक्टर सेम ही रहेगा। ये वेक्टर प्रॉपर्टी क्लियर है बेटा वेक्टर एडिशन की? यस सर। यस सर। यस सर। अब देखो ये आपके जो आपकी इच्छा थी ना, सर क्वेश्चन दो और क्वेश्चन दो, स्क्रीनशॉट लो। याद रखिएगा इसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा आपको, सॉल्यूशन नहीं दूंगा इसका, सर क्योंकि हलवा क्वेश्चन है,
ये हलवा क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है, हलवा जी। क्वेश्चन है ये। हलवा समझते हो ना? यस यस सर। सर। वही Yes, क्वेश्चन sir. है, मम्मी बनाती हैं जो जी, sir. नाश्ते में कभी कभी, वही क्वेश्चन है ये। बिल्कुल रखी है और डायरेक्ट वही डायरेक्ट आपने दिया है। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये क्वेश्चन तो होंगे ही होंगे, इसीलिए मैंने आपको टफ टफ क्वेश्चन क्लास में लिए हैं, इसीलिए लिए कि ये क्वेश्चन तो आपसे ही करवा लूंगा ना मैं, पहले इनको करा था तब उनको करा था, थोड़ा सा जोर लगाना पड़ा आपको समझाने में, थोड़ा सा टाइम लगा, थोड़ा सा आप भी दिमाग लगाओगे उन क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो होगा, सब कुछ होगा, डोंट वरी, सब कुछ होगा। ठीक है, अब देखो ये वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन कंपोनेंट फॉर्म में अब देख लेते हैं, फिर इन क्वेश्चन का असाइनमेंट, एक और असाइनमेंट दे दूंगा आपको, फिर आपका मल्टीप्लिकेशन आएगा, तो पहले इसको देख लेते हैं। ठीक है, देखो वेक्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन, हमें एक चीज बताइए, ये ए वेक्टर दिया हुआ है ए एक्स, मतलब ये तो हमें याद है कि एक्स कंपोनेंट मान लो इधर है, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये हमारी जेड एक्सिस है। इस डायरेक्शन में हमारा क्या होता है, इस डायरेक्शन में हमारा आई होता है, आई कैप, यस सर। आई डायरेक्शन Yes, sir. वाई सर जे कैप, और इस डायरेक्शन। सर जेड डायरेक्शन के कैप। अब देखो जैसे हमें ये वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर दिया हुआ है, तो ए एक्स मतलब क्या है, ए एक्स का है, ए का कंपोनेंट इन डायरेक्शन ऑफ एक्स, एक्स डायरेक्शन, अब ए का वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट, ए का जेड डायरेक्शन, ऐसे ही सेम तीनों में दिया है, तीनों का, सी बी का बी एक्स डायरेक्शन में, बी का वाई डायरेक्शन में, बी का जेड डायरेक्शन में, सी का एक्स डायरेक्शन में, सी का वाई डायरेक्शन में, सी का जेड डायरेक्शन। क्लियर है ये? अब जब इनका एडिशन करते हैं, जब हम एडिशन करते हैं, जैसे कि अगर हम ये करें कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इन तीनों का जब हम एडिशन करेंगे तो क्या आएगा, एडिशन आएगा, देखो आई के कंपोनेंट सारे जुड़ जाएंगे, आई के साथ में, जे के साथ में, के साथ में। देखो ए का आई का कोफिशिएंट क्या है, ए एक्स है कि नहीं? Yes, sir. और Yes. बी में Yes. बी में आई का कोफिशिएंट बी एक्स है, सी में आई का कोफिशिएंट सी एक्स है, तो ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स है, और कोफिशिएंट क्या आ गया, आई कैप। ऐसे ही सेम टू सेम होगा जे के साथ में, ए वाई बी वाई और सी वाई, ए वाई बी वाई सी वाई जे कैप। तो क्वेश्चंस में हमेशा यही काम आएगा आपका, वो जो पॉलीगन मेथड और ट्रायंगुलर मेथड और जो आपका पैरेललोग्राम मेथड, जो ग्राफिकल मेथड आपका इसमें काम नहीं आएगा, कंपटीशन में काम नहीं आएगा, कंपटीशन में यही मेथड आपको काम आएगा। ठीक है, ऐसे ही जेड के साथ होगा, के साथ में, के कोफिशिएंट सबके जुड़ेंगे, ए जेड बी जेड के जेड, तो सी जेड, ए जेड बी जेड सी जेड के कैप। ये क्लियर है आपको एडिशन कैसे करेंगे? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ऐसे ही किन्हीं दो वेक्टर्स को, किन्हीं दो या तीन वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना हो, जैसे ए में से बी को माइनस किया है, इधर ए में से बी को माइनस किया है, तो प्लस अगर आई वाले हो रहे हैं साथ साथ में, तो माइनस भी आई वाले ही होंगे कि नहीं? यस Yes, सर। sir. ऐसे ही मान लो अगर बी ए में से ए एक्स माइनस के बी एक्स, ए वाई माइनस के बी वाई, ए जेड माइनस के सी जेड। क्लियर है ये? यस सर। Yes, यस सर। यस सर। क्लियर है? इजी है सर ये तो। हाँ इजी है, फिर भी समझाना तो है ना, आप लोगों को इजी लग रहा है, कुछ को इजी लग रहा होगा, कुछ को ये भी टफ लग रहा होगा शायद। easy, sir. ठीक है चलो, तो फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये दो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। इसको कैसे करोगे आप, कोई मुझे बताएगा थोड़ी? क्या लिखा है सर? क्या ये आंसर है? पहले क्वेश्चन का। हाँ पहले का, ये दूसरे, अब लो स्क्रीनशॉट, पहले नहीं अब लो स्क्रीनशॉट, अब लो, अब नीचे वाले का भी आंसर शो कर गया। सर ये लिया पहले वाले का भी तो इसका भी। हाँ ले लिया ना स्क्रीनशॉट? Yes, सर sir. तो पहले अब मुझे वाले का भी ले लिया था। हाँ अब मुझे ये बताओ, इसको कैसे सॉल्व करो, कोई बताएगा मुझे कैसे सॉल्व करना होगा? ये दूसरा क्वेश्चन, सेकंड नंबर का क्वेश्चन, कैसे सॉल्व करने का आइडिया है आपका? ये सर जी प्लस करने सारे। निकालेंगे। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ा था हमने, यस सर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से इसको उठाना है। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कैसे होता है? एक वेक्टर को बता दे रहा हूं मैं बस, बाकी आप करिएगा। जैसे कि एफ वेक्टर, F1 वेक्टर है ये, ठीक है,
यहाँ से कितना एंगल है 53, अरे Yes, sir. 53 ना। इसको मान सर लिया इसको सर 90 से माइनस कर देंगे। इसको मान लिया, अरे माइनस करो या मत करो कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। इसको मान लिया y, माइनस करके भी कर सकते हैं लेकिन जैसे दिया है वैसे ही कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। अब मान लो इसका f1 वेक्टर का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या आएगा बेटा, कोई बताएगा मुझे। Sir, F F1 cos theta. f1 बेटा cos नहीं आएगा, ये एंगल इस तरह से चिपका हुआ है। सर साइन आएगा सर, sin साइन। f1 sin f1 sin Sine theta 53, because of perpendicular upon ये क्या हो hypotenuse. जाएगा, f1 का मैग्नीट्यूड क्या दिया है 10 न्यूटन दिया है ना, तो f1 Yes, क्या हो sir. जाएगा 10 sin 53। ऐसे ही f2 क्या हो जाएगा इधर, f2 का कंपोनेंट क्या हो जाएगा इधर, f2 सर कोस, Sir, cos. सर कोस। cos 53। cos अब देखो cos 53 है तो इसको क्या लगे 10 cos 53 होगा। यस सर। अब इस f1 वेक्टर को अगर मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा 10 sin 53 i कैप प्लस Yes, sir. 10 cos 53 j कैप। क्लियर है। अब मेरा ये ए की तरह जैसे वेक्टर था ना, ए वेक्टर है, ऐसे ही वेक्टर बन गया मेरा f1 वेक्टर, ऐसे ही बनेगा आपका f2 वेक्टर, ऐसे ही बनेगा आपका f3 वेक्टर। फिर तीनों को ऐड करना है तब आएगा आपका ये वेक्टर। फिर तीनों का इन दोनों का मैग्नीट्यूड जब निकालोगे तो ये आ जाएगा। अगर ये आ गया ना, ये आ गया तो फिर ये तो इसी से आ जाएंगे, सिंपली है ये तो सिंपल है। टेन थीटा की क्या था, एफ वाई अपॉन एफ एक्स था कि नहीं, Sir. यस सर। यस सर, यस भूल गए? सर, यही था ना, यस Yes, सर sir. जी। याद है सर, अभी थोड़े दिन पहले पढ़ा। क्लियर है। Yes. यस सर। Yes, कल sir. कल हम पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट। और आज कल कितने क्वेश्चन हो गए, 5 क्वेश्चन हो गए आपके पास में, Yes, 2 sir. ये 3 ये, इससे पहले जो थे ये 3 ये क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन हो गए आज के लिए। यस सर। यस सर, सर। 5 क्वेश्चन को करके लाइएगा, Yes, sir. ठीक है। जी सर। यस ऐसा- सर, जी सर। ऐसा मत करना कि सर हुआ नहीं था, ये क्वेश्चन तो होंगे आपसे, गारंटीड होंगे। ले आएंगे सर करके। हाँ करके आइएगा इन क्वेश्चन, जरूर करेंगे। ठीक है। ठीक है सर। यस सर जी। सर यस सर, ओके ऐड करते हैं फिर अभी सर हमें नोट्स बनाने चाहिए। नोट्स। यस सर। देखो वैसे तो बात ये है कि कुछ नोट्स अगर बनाए आप खुद से, नोट्स बनाए ना खुद से, क्योंकि खुद से नोट्स से पढ़ने का मजा ही अलग है। लेकिन आप एक फिर हम काम कर बना सकते हो, देंगे खुद नोट्स। सर बना रहे हैं सर। मैं बताता हूँ, सुनो एक बात, एक काम करो, आप एक काम कर सकते हो। वैसे तो ये सारे नोट्स भी आपको ज्यादा है, लेंदी नहीं है, शॉर्ट नोट ही है। पहली बात, हर बार आप उनसे नहीं पढ़ सकते, इसीलिए आप क्या करोगे, मैं आपको एक बार इस द्वारा से स्क्रीन शेयर करता हूँ। एक मिनट रुको जरा, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कैसे नोट्स बनाने हैं आपको। आप उनको नोट्स नहीं बोलोगे। अच्छा आपको एक ये बताता हूँ कि आपको करना क्या है एक्चुअली में। देखो जैसे मान लो आपका चैप्टर था यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है। यस सर। उस चैप्टर का नाम लिखो। अब उस चैप्टर को आप 2-3 बार पढ़ो पहले, 2-3 बार। जब आपको 2-3 बार पढ़ लोगे ना तो उस चैप्टर का शॉर्ट नोट बनाओ, शॉर्ट नोट्स, बड़े नोट्स मत बनाओ, शॉर्ट नोट्स। यानी कि यूनिट एंड डायमेंशन को ज्यादा से ज्यादा 2 पेजेस में खत्म कर दो, मेन फॉर्मूला वगैरह, मेन फॉर्मूलेज। और उन फॉर्मूलेज को, जैसे चैप्टर 1 में तो कोई फॉर्मूला है नहीं, ये बना यूनिट एंड डायमेंशन का चैप्टर 1, इसी को मान लो चैप्टर 1, ठीक है। चैप्टर 2 का वेक्टर्स। अब फॉर्मूले कैसे सेलेक्ट करने हैं भाई, कैसे सेलेक्ट कर रहे हैं फॉर्मूले आप क्या करोगे, जैसे यूनिट एंड डायमेंशन में पहुंचोगे, यूनिट एंड डायमेंशन में मेन चीजें हैं जो, जैसे कि आपने लिख दिया फंडामेंट एफ क्यू सिंपली लिख दिया, फंडामेंटल क्वांटिटी, जो 7 क्वांटिटीज है वो लिख दी सिंपल, एक लाइन में। आपने क्या किया,
इतनी बड़ी डेफिनेशन को जो एक शीट पे समझाई थी ना मैंने, पूरी शीट पे एक पेज समझाया था ना, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज का, फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, यही बताया था ना। यस सर। यस सर। आपके डेफिनेशन आपके माइंड में है ऑलरेडी। वो क्वांटिटी जो जिनकी एक्सप्लेनेशन किसी पे डिपेंड नहीं करती उनको फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते हैं, लेकिन एग्जाम में भूलते क्या है, कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी थी, उनको हमने क्या किया, लिख दिया। अब दूसरे में क्या लिख दिया, डी क्यू। डी क्यू का मतलब क्या है, ये नोट्स जो होंगे ना, फंडामेंटल डिराइव्ड क्वांटिटीज। और तीसरा होगा क्या क्या क्या, एस क्यू। यानी कि आपने क्या किया, पहले आपने क्या किया, पहले आपने किया, देखो एफ क्यू था, फिजिकल क्वांटिटीज थी, एफ क्यू फिजिक पी वाई पी क्यू। उसमें क्या किया, एक क्या 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 था आपका, एफ क्यू था, एक था क्या, डी क्यू था, एक क्या था, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। अब एफ क्यू में क्या लिख दो आप, जैसे लेंथ है, मास है, करंट है, ये सारी चीजें इसमें लिख दी। इसमें लिख दिया फोर्स वगैरह है, इसमें रेडियन और स्टेरेडियन। तो आपका इतनी जगह में आपका एक शीट कंप्लीट हो गई, एक पूरा फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी होती कौन सी नहीं होती, ये सारी चीजें हो गई। जब आप इसको जब आप उन नोट्स को, जैसे आपको फिजिकल यूनिट एंड डायमेंशन आया आपका 3 पेजेस में, फॉर एग्जाम्पल 3 पेजेस में आया, जब आप इन, और सुबह ही सुबह उठ के क्या करना है आपको, सिर्फ इनको पढ़ना है, याद नहीं करना, कुछ भी याद नहीं करना आपको। जब आप पहले दिन पढ़ोगे तो मान लो नोट्स को पढ़ने में आपको लग रहा है 1 घंटा, 1 आवर कभी लगेगा ही नहीं, ये मैं गारंटीड कह रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट लगेगा। सर और फिर वो टाइम कम होता जाएगा, टाइम कम होता जाएगा, एग्जैक्टली टाइम कम होता है। फिर आपको क्या लगेगा पता है, कि मैं पूरी फिजिक्स का रिवीजन, पूरी फिजिक्स 11th क्लास की पूरी फिजिक्स आप हाफ एन आवर, ज्यादा से ज्यादा हाफ एन आवर, फिर आपका हाफ एन आवर से घट के आपका क्या ना 5 मिनट 10 मिनट 5 मिनट 10 मिनट आपकी कैपेसिटी वो हो जाएगी। सारे फॉर्मूले आपके दिमाग में, पर डे आप पढ़ोगे सारे फॉर्मूले, 10 मिनट में पूरी फिजिक्स का रिवीजन। वाह। फिर आप कितने भी किसी भी एग्जाम में चले जाओ, चाहे वो एनडीए हो, सबसे ज्यादा क्रेज एनडीए का है ना आप लोगों में, यस सर। एनडीए हो चाहे कोई भी हो, भाई साहब आप एकदम फाड़ के निकल जाओगे क्लियर फिजिक्स के। एनडीए में तो ज्यादातर सर फॉर्मूले ही आते हैं। हाँ बस वही बात ना। तो ये कंसेप्ट आप अपने, मैंने यही कंसेप्ट अपनाया था, मैं यही कंसेप्ट, हमेशा यही कंसेप्ट अपनाता था, कि वो जो एक बार नोट्स नहीं बनते थे, क्योंकि यूनिट एंड डायमेंशन का जो पहली बार बनाऊंगा मैं तो ज्यादा पेजेस होंगे, मुझे लगेगा ये मुझे याद नहीं रहता, ये याद नहीं। जब आप इन्हीं नोट्स को आप 2 मंथ लगातार पढ़ोगे ना, 2 मंथ, तो आपको यूनिट एंड डायमेंशन कितनी जगह में आ जाएगी पता है आपको, इतनी जगह में, ज्यादा से ज्यादा 1 पेज के आधे। जैसे ये पेपर है, इसके इतने पेपर में यूएनडी आ गया, आपका पूरा यूएनडी इतने पेपर में आ गया, आपका वेक्टर इतने पेपर में आ गया। इस लेवल पे पहुंच जाओगे आप, समझ रहे हो मेरी बात को, इस लेवल पे पहुंच जाओगे आप, गारंटी दे रहा हूं मैं। लेकिन इस चीज को आप अप्लाई करके देखो लाइफ में, कोई भी, सब लोग अप्लाई करके देखो, आपको पक्का बता रहा हूँ, कोई फॉर्मूला भूलोगे ही नहीं। अरे पर डे आपको, मैं ये नहीं कह रहा फॉर्मूला याद करो, आप सिर्फ पढ़ो उनको, आपको अपने खुद ही याद हो जाएंगे सब। पर डे पढ़ोगे खुद ही याद हो जाएंगे सारे फॉर्मूले। थैंक यू सर। ये ट्रिक आप अप्लाई करना अपनी लाइफ में हमेशा। यस तो सर। जैसे जैसे चैप्टर चलते जा रहे हैं आप लोगों के साथ साथ में, उन चैप्टर्स को पढ़ते चलो, उनके शॉर्ट नोट बनाते चलो, क्योंकि यार जैसे ये मोटी बुक है, इसका मैं रिवीजन करने बैठूं 1 दिन में तो 8 दिन लग जाएंगे, 8-10 दिन लग सर जाएंगे। आपकी क्लास तो नहीं है अभी? मेरी क्लास है बेटा, अभी 9 से तो नहीं है। क्यों बताओ? हाँ टाइम हो गया ना, ठीक कोई नहीं। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है आप लोगों को? तो ये चीज अप्लाई करनी है आप लोग। देखो काफी लोग तो भाग गए, जो लोग भाग गए वो भाग गए बस, ठीक है। जिनको नहीं पढ़ना सर वो बात। हाँ जिनको नहीं पढ़ना सर हाँ आते हैं और चले जाते हैं। ठीक है कोई नहीं, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन भी करके लाने हैं, और ये जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ वो अप्लाई करना। और चाहे आप हर सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हो, मैथमेटिक्स में करो, केमिस्ट्री में करो, इसमें फिजिक्स में करो, किसी में भी अप्लाई करो। और इवन आपको इन तीनों चीजों के ना नोट्स बना लेनी चाहिए। ऐसी एक स्पाइरल कॉपी लो, ऐसी स्पाइरल जिसमें स्पाइरल लगाओ पीछे। इसका फायदा क्या होता है कि इसको स्पाइरल को निकाल के पेजेस का अरेंजमेंट कर सकते हैं इधर उधर पेजेस का। यस सर। इसमें के नोट्स बनाओ और आराम से हम खूब पढ़ो अच्छे से, और देखो फिर देखो क्या मजा आता है। ठीक है, यस सर। यस सर। सर गुड नाइट सर। ओके गुड नाइट। ओके सर, गुड नाइट।